सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भाभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 5वें पेपर यानी कि आपके सामाजिक अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूं कि आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं टोटल 60 क्वेश्चंस, यानी कि 3 पार्ट में ये आपके सारे के सारे जो प्रश्न है वो कंप्लीट होंगे। तो आज यहाँ पर हम पार्ट 1 में 60 क्वेश्चंस पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज के सारे बहुविकल्पी सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और ये चारों ही आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये है गायत्री मंत्र और इसका भी वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा कि जो सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। 2023 के एग्जाम में आप देखिए पिछले साल जितने भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं पिछले ईयर्स में वो भी यहाँ पर रिपीट हो जाते हैं। तो जब आप सीरीज पढ़ते हैं तो आपको डबल फायदा होता है। सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आप पढ़ लेते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शक संवत किसने चलाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, कनिष्क ने या फिर समुद्रगुप्त ने? तो राइट आंसर दोस्तों है कनिष्क ने। कनिष्क ने शक संवत चलाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था? पूरा पाषाण काल यानी कि जो पाषाण काल जहां से शुरू होता है, पत्थर का युग, उसमें मनुष्य क्या करता था? जो पूरा पाषाण काल, जो सबसे पुराना पाषाण काल था, उसमें मनुष्य क्या करता था? शिकार करता था, आखेट करता था। तो आखेट करने को ही शिकार करना कहते हैं, जिसमें वह जीव जंतुओं को मार करके खाता था और अपनी भूख को शांत करता था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में हम कह सकते हैं मनुष्य जो था वो शिकारी था। फिर धीरे धीरे उसने आग की खोज की, तो फिर वो जो जिन जानवरों को मारते थे फिर उनको पका करके उन्होंने खाना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? दोस्तों, इसको अच्छे से आप याद रखिए कि इसकी जो सबसे बड़ी इमारत थी वो थी अन्नागार। और आपके इस सीरीज में क्या दिया हुआ? स्नानागार। स्नानागार नहीं थी बल्कि क्या थी? अन्नागार थी। तो जो अन्नागार थे, जहां पर अन्न रखे जाते थे, जहां पर भोजन रखा जाता था, ये बहुत बड़े बनाए गए थे। इसके बाद स्नानागार का नंबर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, जैसे कि पृथ्वी है, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब क्या है? ग्रह ही तो हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? या फिर एग्जाम में इस तरीके से भी प्रश्न आता है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तो इंडिका, ऑप्शन नंबर सा जो है मेगास्थनीज, ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए पिछले साल के एग्जाम में जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो सब पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आप देखिएगा कि ये प्रश्न आपको बार बार आगे भी मिलेगा। तो पहिए का आविष्कार हुआ था दोस्तों नवपाषाण काल में। कृषि का प्रारंभ करना भी व्यक्ति ने नवपाषाण काल में ही शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुतुब नुमा का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में, मिस्र में, यूनान में या भारत में? तो चीन में हुआ था। कुतुब नुमा का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता या इलाहाबाद? तो राइट आंसर है इलाहाबाद के नैनी से, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से अब जानते हैं। ठीक है, देखिए 2023 में सारे के सारे प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नासा का मुख्यालय स्थित है। जैसा मैंने बार बार आपको बताया जब मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ाया था कि जैसे हमारे देश में इसरो है, उसी प्रकार से अमेरिका में अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? नासा है। तो ये इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, ये
अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए देश का नाम दिया अमेरिका, तो राइट आंसर ऑप्शन ब हो जाएगा। यानी कि नासा कहाँ है? अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? अन्नामलाई पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, सतपुड़ा पर्वत पर या नेपाल में? तो राइट आंसर दोस्तों है नीलगिरी की पहाड़ियों पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेट रिफ्ट घाटी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोसल जनपद की राजधानी थी? श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा या कौशाम्बी? तो दोस्तों राइट आंसर इसमें है श्रावस्ती थी। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी सीमा समुद्र से सटी हुई है? केरल, गुजरात, गोवा या तमिलनाडु? राइट आंसर है गुजरात। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। 2023 में देखिए पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्लोब प्रतिरूप होता है? ग्लोब किसका प्रतिरूप होता है? हमारी पृथ्वी का। उसमें सारे के सारे देश, सारे के सारे महासागर, महाद्वीप सब स्थित होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन स हो जाएगा, पृथ्वी का। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, सबसे प्राचीन वेद। अभी आपने देखा है क्वेश्चन नंबर 1 ही, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। देखिए 2023 में भी पूछा गया है, 2022 में भी सेम प्रश्न पूछा गया है। तो मैं बार बार कहती हूँ कि पिछले ईयर्स में पूछे हुए प्रश्नों को अच्छे से आप लोग दोहरा करके और पढ़ के जाया करिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? जैन साहित्य का, बौद्ध साहित्य का, वैदिक साहित्य का या फिर इन सभी का? तो जो त्रिपिटक है दोस्तों ये बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था? बकरी, घोड़ा, कुत्ता या गाय? तो आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? तो पूरा पाषाण काल में आप देखिए 2023 में भी सेम यही क्वेश्चन पूछा है, फिर पूछ रहा है 2022 में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा है। तो पूरा पाषाण काल में क्या करता था मानव? आखेट या शिकार करता था। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? कन्फ्यूशियस मिस्र, भारत, चीन या सऊदी अरब? तो ये रहने वाला था चीन का। ये क्या था? चीन का एक दूत था कन्फ्यूशियस। 2022 में देखिए पूछे हुए प्रश्न है, सब यहाँ पर 2022 में पूछे हुए प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, पिरामिड किस देश में है? यूनान, रोम, मिस्र या सऊदी अरब? तो राइट आंसर है मिस्र में। पिरामिड कहाँ है? बड़े बड़े मिस्र में है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, उपनिषद या ऋग्वेद से? राइट आंसर दोस्तों है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौशल महाजनपद की राजधानी? अभी आपने इस प्रश्न को देखा है, कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। देखिए 2022-2023 में सेम वही प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? राइट आंसर है मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है। यह शब्द किस भाषा का है? जर्मन, अंग्रेजी, लैटिन या हिंदी? तो ये लैटिन भाषा का शब्द। क्वेश्चन नंबर 27 है, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक रेखा? तो 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 28 है, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? 21 जून को दोस्तों सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर याद रखिएगा कहां पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? मार्शल, पीगू, जेके मेहता या कीन्स? तो राइट आंसर है के मेहता। 2022 में देखिए सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं? इतिहास को हम कहां से पढ़ सकते हैं, कहां से जान सकते हैं इतिहास के बारे में? तो साहित्य, स्मारक, शिलालेख या ये सभी? तो इन सभी के माध्यम से इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यह कथन किसका है? हेनरी जॉनसन का, रैप्सन का, जोनस का या प्रोफेसर घाटे का?
तो राइट आंसर है ये प्रोफेसर घाटे का। ये कथन किसका है? प्रोफेसर घाटे का। क्वेश्चन नंबर 32 है, इतिहास का जन्मदाता किसे कहते हैं? रेप्सन को, घाटे को, हेरोडोट्स को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इतिहास का जन्मदाता हम कहते हैं हेरोडोट्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आप आगे देखोगे कि ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 33 है, विद्वानों ने जिन अनैतिहासिक ग्रंथों साधनों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया वे हैं वैदिक साहित्य ग्रंथ, बौद्ध साहित्य ग्रंथ, जैन साहित्य ग्रंथ या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी की सहायता लेकर के इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा किया गया। क्वेश्चन नंबर 34 है, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब से मानी जाती है? पृथ्वी पर जीवन की जो शुरुआत है दोस्तों वो कब से मानी जाती है? तो यहाँ पर देखिए 1.5 अरब वर्ष पूर्व, 2.5 अरब वर्ष पूर्व, 3.5 अरब वर्ष पूर्व या 4.5 अरब वर्ष पूर्व? तो राइट आंसर यहाँ पर 3.5 अरब वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का सही क्रम है लौह युग, पाषाण युग तथा ताम्र या कांस्य युग? पाषाण युग, ताम्र एवं कांस्य युग तथा लौह युग। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ब, पाषाण युग, ताम्र एवं कांस्य युग और फिर लौह युग। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, मानव विकास के क्रम को कितने भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा तीन भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल भी उसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? बिंदुसार, नंद, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हर्षवर्धन? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? ह्वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 38 है, पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। मैंने आपको बताया भी कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 में यही पूछा गया था। तो देखिए तीनों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है और अच्छे से आप याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 39 है, पूरा पाषाण कालीन मानव के जीविका के साधन क्या थे? तो पूरा पाषाण काल में आदमी क्या करता था? जंगली पशुओं का शिकार करता था, मछली पकड़ता था और फल फूल जो भी उसको मिलता था खाने के लिए सब खाता था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। और जो मनुष्य का मुख्य काम क्या था? शिकार ही करता था, दिन भर वो शिकार ही करता था। क्वेश्चन नंबर 40 है, नव पाषाण काल के औजार होते थे भद्दे एवं गोलाकार, चपटे और खुरदुरे, सिकुड़े एवं नोकदार या तीखे एवं चमकदार? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, तीखे और चमकदार। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? जस्ता, चांदी, सोना या फिर तांबा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तांबा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, किस काल में वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र एवं कांस्य युग या फिर लौह युग? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, लौह युग। तो किस काल में वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा लौह युग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, कांस्य युग में किन सभ्यताओं का विकास हुआ? सिंध सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे होने का क्या कारण था? मैंने आप लोगों को जब उत्तरी प्रश्न पढ़ाए थे उसमें भी बताया था कि जितने भी सभ्यताएं हैं आप देखोगे लगभग सभी के सभी कहाँ स्थित हैं? नदियों के किनारे। क्यों स्थित है? क्योंकि नदियों के किनारे जो जीवन है वो आसान होता था, पानी आसानी से मिल जाता था खेती करने के लिए, पीने के लिए और भी साधनों के लिए। यातायात नदी से हम आर पार होकर के मतलब आसानी से हमारा जो यातायात का साधन था वो भी एक तरीके से नाव बना करके हम उस पार जा करके भी खेती कर सकते थे। तो देखिए भूमि नर्म एवं उपजाऊ थी, नदी होने की वजह से मानव जीवन के लिए जल की प्राप्ति आसानी से हो जाती थी। नदी जल यातायात का मुख्य साधन था या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएं हैं मिस्र की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 है, सिंधु सभ्यता कालीन मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का आकार कितना था? तो जो विशाल स्नानागार थे इसका आकार दोस्तों कितना था यहाँ पर पूछा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ब है 39 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए
जो यहाँ पर देखिए 39 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा। तो फीट जो होता है ये मीटर से छोटी इकाई होती है, याद रखिएगा। अब देखिए सेम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है, मोहनजोदड़ो में अन्नागार का आकार कितना था। तो जो अन्नागार का आकार था वो था 18 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मीटर इकाई होती है वो फीट से ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो अन्नागार है उसका जो आकार था वो विशाल स्नानागार से काफी बड़ा था, ठीक है। तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 39 फीट को, तो ये करीब आएगा 12 मीटर के आसपास दोस्तों। और यहाँ पर देखिए ये करीब 8 फीट 2 मीटर के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्नानागार है इसकी आकृति छोटी है, किससे, अन्नागार से। तो याद रखिएगा विशाल स्नानागार का आकार अगर पूछेगा तो 39 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा, और मोहनजोदड़ो में अन्नागार का आकार पूछेगा तो 18 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अन्नागार की जो आकृति थी, जहां पर अनाज रखे जाते थे वो बड़े थे स्नानागार से। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, सिंधु सभ्यता के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन क्या थे, यानी कि वो किस प्रकार से आनंदित रहते थे, किस प्रकार से खुश रहते थे। जुआ एवं शिकार करके, नाच एवं गाना करके, मुर्गों की लड़ाई करवा कर, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 है, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है। तो नील नदी कहां पर स्थित है, मिस्र में, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर स। तो नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मिस्र में फारो के मकबरे को क्या कहते थे। जो बड़े बड़े पिरामिड आप देख रहे हो उसमें जो फारे, जो राजा लोग होते थे मिस्र के, वो उन लोगों के लिए, उन लोगों के शवों को रखने के लिए बनाया जाता था, यानी कि उसमें उनके शव रखे जाते थे मरने के बाद। क्वेश्चन नंबर 51 है, धार्मिक विश्वासों के आधार पर सिंधु निवासी मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। मृतकों का संस्कार दोस्तों याद रखिएगा वो 3 तरीके से करते थे सिंधु निवासी, ठीक है। मृतकों को जमीन में गाड़ करके, और आज के समय भी आप देखते हो मृतक को पशु पक्षियों के आहार हेतु खुले में छोड़कर, या आंशिक समाधि, या शव को जलाकर दाह कर्म करके। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। इन तीनों प्रकार से दाह संस्कार, इन तीनों प्रकार से मृतकों का अंतिम संस्कार होता था। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, हम्मुराबी की विधि संहिता में कितनी धाराएं थी। 385, 285, 185 या फिर 85। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 285। क्वेश्चन नंबर 53 है, वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से है, कांस्य काल, पुरा पाषाण काल, लौह काल या उत्तर पाषाण काल। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, लौह काल से। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ है, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर मोक्ष। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मोक्ष। बाकी ये सब क्या है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या थे, ये वर्ण व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास या काम। तो काम आश्रम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या याद रखिए कितनी है, 18 है। क्वेश्चन नंबर 57 है, रामायण की रचना किसने की थी। रामायण की रचना किसने की थी, वाल्मीकि जी ने की थी। अगर एग्जाम में आता है कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तब तुलसीदास जी लगाइएगा। आप लोग जल्दी जल्दी में गलत मत कर दीजिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, महाभारत की रचना किसने की थी। तो महाभारत की रचना की थी वेद व्यास जी ने। क्वेश्चन नंबर 59 है, महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या कितनी थी। तो कितनी थी, 16 थी। क्वेश्चन नंबर 60 है, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो इस प्रश्न को आप तीसरी बार यहाँ देख रहे हो, तो क्या थी, श्रावस्ती थी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर टोटल 60 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिए पार्ट 1 में। तो उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको 8 के 8 विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के रजन सीरीज, पवन सीरीज की ये पूरी की पूरी पीडीएफ, पूरी की पूरी अतिलघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय प्रश्न, पूरी की पूरी सीरीज, रजन सीरीज और पवन सीरीज, ये सब आपको हमारे
ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल से बने रहिए दोस्तों, क्लासेस लेकर के आते रहेंगे और आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। चैनल से बने रहिए, क्लासेस को देखते रहिए और ऐसे ही क्लासेस लेकर के आते रहेंगे आप लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सारे क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी। सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज के सारे बहुविकल्पी, सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से बने रहिए दोस्तों और एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा सारे के सारे प्रश्नों को, सारे के सारे बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। और जहां कहीं कोई भी डाउट है पूछते रहिए हमसे। किसी प्रकार की कोई भी समस्या, कॉन्टैक्ट नंबर आप जैसे ही कॉल करोगे तुरंत उठाया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।